गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। नैब की कारकर्दगी से हर कोई परेशान। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। नैब ने एहतिसाब का अमल तेज कर दिया, हर तरफ से तनकीद क्यों शुरू हो गई। सिंध में एहतिसाब से पीपल्स पार्टी नैब से नाराज। पंजाब में एहतिसाब पर हुकूमत पंजाब नैब पर बरहम। साबिक फौजी अफसरान का एहतिसाब शुरू हुआ तो अस्करी हल्के भी नाराज। क्या नैब बिला इम्तियाज एहतिसाब कर सकेगा? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर आसिफ बाजवा से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल से, दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शुएब से और साबिक प्रोसिक्यूटर नैब शहजाद अकबर से। वार्म वेलकम टू द शो। गुज़िश्ता कई सालों से नैब पर यह इल्जाम लगाया जा रहा था कि वो कोई काम नहीं कर रहा है, वो एहतिसाब के अमल को रोके हुए है। इनफैक्ट साबिक सरबराह नैब कमर ज़मान पर यह इल्जाम लगता रहा कि वो हुकूमत के खिलाफ रेफरेंसेस पर कार्रवाई में रुकावट बने हुए थे। मगर जब से नैब के करप्शन रेफरेंसेस पर कार्रवाई का आगाज हुआ है, हर जानिब से तनकीद की जद में नैब ही नजर आ रहा है। पहले सिंध में एहतिसाब पर पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया, बहुत बढ़ चढ़ कर शिकवा किया। उस वक्त वफाकी हुकूमत कहती थी कि पीपल्स पार्टी गलत बात कर रही है। फिर पंजाब में एहतिसाब का अमल शुरू हुआ तो मुस्लिम लीग नून को भी नैब से शिकायत होने लगी। कहा गया कि नैब सिर्फ सियासतदानों को निशाना बना रहा है। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान नैब में पेश हुए तो वो भी नैब पर बड़ा बरसे। लेट्स वॉच हिम। आपने अब करना है तो फिर बड़ी मछली का करें, ये छोटे छोटे मेंढकों का ना करें। मेंढकों से हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वेल मछलियां जो बाहर मार्केट में मौजूद हैं, जरा इन पे हाथ डालें ना, इनको पकड़ें। क्या आहा चीमा इस काबिल था कि वो वजीर आला की इजाजत के बगैर और खुशनुदी के बगैर और मर्जी के बगैर करप्शन कर सकता? इसके साथ ही एहतिसाब का रुख साबिक फौजी अफसरान की जानिब हुआ है तो कुछ अस्करी हलकों से भी नैब के खिलाफ रद्द-ए-अमल आने लगा। नैब ने लाहौर में रेलवे की कीमती जमीन को कम कीमत पर फरोख्त करने का 15 साल पुराना रेफरेंस दोबारा खोल दिया है। अब अगर एक नजर हम इस पर डालें कि ये है क्या, इसमें कुछ बड़ी अहम शख्सियात के नाम भी आ रहे हैं। कुछ नाम ये हैं: रिटायर्ड जनरल जावेद अशरफ काजी, साबिक चेयरमैन रेलवे; लेफ्टिनेंट जनरल सईदुज़्ज़मान जफर, साबिक जनरल मैनेजर रेलवे; मेजर जनरल रिटायर्ड हामिद हसन भट्ट और साबिक मेंबर रेलवे ब्रिगेडियर रिटायर्ड अख्तर अली बेग का नाम ECL में शामिल कर लिया गया है। इस रेफरेंस की तफसीलात कुछ यूं हैं। 2001 में साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में लाहौर रेलवे की 140 एकड़ अराजी गैर कानूनी तौर पर मलेशिया की एक फर्म को दे दी गई। ये जमीन रॉयल पाम गोल्ड गोल्फ कोर्स और कंट्री क्लब के लिए सस्ते दामों में फरोख्त की गई थी, जिससे कौमी खजाने को अकॉर्डिंग टू नैब 2 अरब 16 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 14 सितंबर 2012 को मलेशिया की कंपनी के साथ होने वाले इस मुतनाज़ा मुआहदे को खत्म कर दिया था। नैब के एक इजलास में यह फैसला किया गया था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद अशरफ काजी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान जफर, मेजर जनरल रिटायर्ड हामिद हसन भट्ट और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अख्तर अली बेग के खिलाफ रेफरेंस दोबारा खोला जाएगा। रेलवे के साबिक जनरल मैनेजर इकबाल समद खान, रेलवे के साबिक मेंबर खुर्शीद अहमद खान, साबिक डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार और साबिक सुपरिटेंडेंट मोहम्मद रमजान शेख के नाम भी इस रेफरेंस में शामिल हैं। इस रेफरेंस में शामिल जो फौजी अफसरान हैं, इनमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद अशरफ काजी 1993-1995 तक ISI के सरबराह रह चुके हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में वजीर रेलवे के ओहदे पर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सईद जफर रेलवे के सेक्रेटरी थे। मेजर जनरल रिटायर्ड हसन भट्ट रेलवे के चेयरमैन थे। वजह क्या है कि एहतिसाब के हवाले से जो कहा जा रहा था कि अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, क्या इसको केटर करने के लिए अब हम देख रहे हैं कि नैब हर तरफ एक्टिव नजर आ रहा है। आई स्टार्ट विद यू जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सबसे बड़ा इल्जाम ये लगता था कि अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, कुछ हलकों से सवाल नहीं किया जा रहा। अब आप समझते हैं कि नैब अक्रॉस द बोर्ड काम कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो सब
के ऊपर वाजे है, आपने भी जितना कुछ बताया उससे नजर आता है कि नैब अक्रॉस द बोर्ड कर रहा है और होना भी यही चाहिए। और जब नैब में रेफरेंस खुलते हैं और आपको मौका दिया जाता है अपनी बेगुनाही साबित करने का, तो फिर बाहर निकल के उसके ऊपर भौंडे एतराज करना मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं है। वो शर्मनाक चीज़ है कि आपके ऊपर हाथ आया नहीं तो आप बाहर निकल के वावेला मचाना शुरू कर दें। जो अभी अलीम खान जैसे कह रहे थे कि बड़ी मछलियां बड़े, वो भी उनकी भी बारी आ जाएगी, प्रोसेस तो चलने दें। ये जो रोना धोना है ये मैं समझता हूँ कि ये नैब को कमजोर करने की कोशिश है। और इसमें जो जहां तक सिंध गवर्नमेंट की आपने बात की, वो नैब के मौजूदा चेयरमैन से पहले का वाकया है कि उन्होंने अपनी असेंबली में ये किस्सा खड़ा किया था, लेकिन उसमें नजर आता था कि वो वाहिद डॉक्टर आसिम को बचाना चाह रहे हैं जिसके लिए वो सारा ताना बाना बुन रहे हैं। लेकिन मुझे तवक्को है कि नैब उस केस को भी परसू करेगा। और नैब को एक चीज वाज़ेह होनी चाहिए कि मुल्क के कवानीन है और नैब उसके अंदर रहते हुए जब काम कर रहा है तो फिर किसी को कोई हक नहीं है कि उंगली उठाए। अगर आप इस तरह उंगली उठाएंगे रियासत का निजाम चलेगा कैसे? आप अदालतों कर रहे हैं, नैब को भी रद्द कर रहे हैं, बाकी अदारे तो आपने खुद बर्बाद किए। जो तहकीकाती अदारे हैं उनमें तो हर किसी में जफर इजाजी बिठा दिए और आज उन पे सब पे एतराज आ रहा है। आप देख लीजिए कि नादरा का चेयरमैन, उसकी तकर्री चैलेंज हुई है, पैमरा वाले को वैसे निकाल दिया गया। FBR में आपने को डीजीएम ग्रुप का बनाया हुआ था, बिठाया हुआ था, वो जाके स्टेट बैंक का आपने चेयरमैन बना दिया है। सईद एक आदमी था जिसको नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट बनाया जो सजा याफ्ता था। आपने कोई अदारा छोड़ा नहीं। अब नैब में अगर कोई काम करने वाला आदमी आ ही गया है तो बजाय इसके कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके मामला सीधे होने लगे हैं, आप उठ के तो उसको भी ऊपर एतराजात कर रहे हैं। ये जो बहुत ज्यादा कहा जाता है जनरल साहब, खास तौर पे अदलिया के हवाले से भी बार बार ये मुख्तलिफ जमातों का, खासतौर पे PML नून का मौक़िफ़ रहा है कि जनरल मुशर्रफ को तो नहीं पकड़ा अदलिया ने, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इस हवाले से नैब के हवाले से भी कहा गया कि ये इधर नहीं हाथ डालते। मेरा सवाल अगर सुन लीजिए, ये फौज में एहतसाब का अपना एक निज़ाम है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि फौज के अपने अंदर एक एहतसाब का निज़ाम है। ये जो रॉयल पाम वाला मामला है, इसमें फौज ने खुद एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, जहां तक रॉयल पाम का ताल्लुक है, ये रेलवेज में जाके हुआ था और इसका केस चलाया गया था। ये इसहाक खान खाकवानी ने ये केस किया था और उनका किस्सा ये था कि वो साल के गालबन 6 रुपए देते थे और ये गोल्फ कोर्स इस्तेमाल कर रहे थे ये लोग। चुनाचे जब उनको रोका गया और ये रॉयल पाम गोल्फ कोर्स बनाया गया तो इसमें से रेलवे को गालिबन 2 या 3 करोड़ रुपया सालाना इनको आमदन आनी शुरू हो गई, जो पहले 6 रुपए के हिसाब से जितने मेंबर थे वो देते थे। ठीक। तो ये केस गया लाहौर हाई कोर्ट में और वहां से ये केस खत्म हो गया, बरी हो गए ये लोग सारे, इनका किस्सा खत्म हो गया। फिर ये दोबारा किसी ने नैब में एप्लीकेशन दी, फिर खुल गया। अब ये चीज ये है कि नैब या कोई भी खोलने का हक रखता है, वो इसको फाइनल करे। अब तहकीकात करके अगर आप किसी नतीजे पे पहुंच जाएं कि वाकई ये लोग बेगुनाह हैं, जो वो कहते हैं कि हम बेगुनाह हैं, तो मामला खत्म हो जाना चाहिए। ये लटका के रखने से आप एक गंद उनके ऊपर हमेशा के लिए मल के रखते हैं। वो लोग तैयार हैं अपना केस लड़ने के लिए। मेरी उनसे बात हुई है, उनके पास पूरे जवाब हैं, उन्होंने अपने केस प्रिपेयर किए हुए, नैब चलाए। वो बरी जिम्मा हो जाते हैं तो वो भी सुरखरू होंगे सारी कौम के सामने और उन लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे जो रोज इसका कहते हैं। लेकिन ये कहना कि फौज रिटायरमेंट के बाद फौज सिर्फ वो केसेस लेती है, वो उन लोगों को दोबारा वापस लाती है जिन्होंने फौज के अपने पैसों में को गड़बड़ की होती है। जैसे NLC का केस था, ठीक है, NLC के केस में वो सरकारी पैसों का किस्सा था जो आर्मी से रिलेटेड थे, तो उन लोगों को दोबारा रीइंस्टेट करके फिर उन पे केस चलाया गया। लेकिन अगर वो बाहर सिविल का कोई पैसा शैसा है, उसका गबन है, तो वो नैब में ही केस चलेगा या अदालतों में चलेगा। राइट। सो जिस वक्त रिटायर हो जाए उसके बाद आपने कहा कि सिर्फ उस वक्त एक्शन होगा अगर फौज का अपना कोई डायरेक्ट मामला उसके अंदर हो। इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इमरान इस्माइल पहले तो हम आपको दिखाएंगे कल निहाल हाशमी ने नैब के हवाले से क्या कहा। लेट्स वॉच। नैब के शिकार ज़्यादा लोग बैठे हैं। पाकिस्तान का सबसे करप्ट अदारा नैब है। इनके डायरेक्टरों, असिस्टेंट डायरेक्टरों, इनके घर में छापा मारो, पाकिस्तान की आधी दौलत वहां से मिल जाएगी। कल निहाल हाशमी नैब के ऊपर बरस रहे थे, आज अलीम खान जो आपकी जमात के हैं वो नैब से नाराज हैं। सो हम कहें एक ही सफ में खड़े हो गए निहाल और अलीम। नहीं, देखें, बात यह कि निहाल हाशमी जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो खाली नैब के लिए नहीं, वो तो जज है उसके लिए भी यही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने, मेरा ख्याल है शायद अभी नहीं पता लगा, उन्होंने आज भी कोई ऐसे नाज़ेब अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए जो
इंतहाई नाकाबिल कबूल है, यानी कि किसी सूरत में उनको कबूल नहीं किया जा सकता, किसी मौजूद माशरे में नहीं। आप अगर दिखाएंगी तो आपको बीप करना पड़ेगा बार बार किसी को क्या कह रहे हैं। तो नैब के बारे में बात कर लें, उन्होंने किसी इदारे के बारे में बात करनी है बात कर लें, लेकिन जजेस के बारे में, जुडिशरी के बारे में, जहाँ पे जिसकी रिस्पेक्ट होती है, जिसकी रिस्पेक्ट ही बुनियाद है जिसके फैसलों की, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद कुछ रह नहीं जाता सोसाइटी में फिर। एंड दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट इट। बैटल खोल दिया आला अदलिया के खिलाफ, बैटल खोल दिया जजेस के खिलाफ, खोल के गालियां भी दे रहे हैं। ठीक है, वो एक अलग मामला है, लेकिन नैब के हवाले से आपकी जमात तो कहती रही है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हर फ्रंट पे होनी चाहिए। जब आपकी जमात के एक अहम मेंबर आज कह रहे हैं कि इदारा गलत कर रहा है, कि मुझसे सवाल कर रहा है, तो आपकी जमात के ऊपर कैसा तासुर है इस बात का? नहीं, देखिए, वो अलीम खान का पर्सनल केस है, अलीम खान उसको भुगत रहे हैं, उनको पार्टी से भी यही हिदायत है, वो खुद भी तैयार है उसको अपने केसेस को फेस करने के लिए। उनको अगर कहीं लग रहा है उनके साथ ज्यादती हो रही है तो उनका अपना इंडिविजुअल मामला है, पार्टी का नहीं है। ना हम कोई किसी इदारे को गाली दे रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं। वो एक चीज को कह रहे हैं कि जी मैं एक डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहा हूँ और नैब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही तो गलत कर रही है। वो सही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वो जाने या नैब जाने। मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी ने हमेशा इदारों का एहतराम किया है। हमने कभी भी इस तरफ मामला को नहीं ले गए कि ऐसी सिचुएशन मैच में ले जाएं कि जहाँ पे हम अदलिया के सामने खड़े होकर उनको गालियां देना शुरू करें। राइट, हम एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद मजीद बात करेंगे। कीप वॉचिंग टुनाइट फैरिया। एंड वेलकम बैक। नैब से हर कोई नाराज है। शहबाज शरीफ साहब ने भी नैब से शिकायत की। हम जानते हैं कि पंजाब असेंबली में करारदाद भी मंजूर की गई नैब के खिलाफ। लेट्स वॉच शहबाज शरीफ। नैब एक बड़ा करप्ट एक आउटफिट है, करप्ट तरीन इदारा है नैब। मुशर्रफ के दौर में नैब क्या करता था? सिर्फ उसको डालो जनाब, और बाकी बाद में भी वो अब इट वाज एब्सोल्युटली अ डेन ऑफ करप्शन। और इसी किस्म के ख्यालात का आसिफ ज़रदारी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ने भी इजहार किया। लेट्स वॉच इट। आप चेयरमैन नैब को थ्रेट तो नहीं कर रहे? मैं चेयरमैन साहब को नहीं, मैं इस हुकूमत को थ्रेट कर रहा हूँ, इनके मिनिस्टरों को थ्रेट कर रहा हूँ। चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है? अच्छा, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे ऊपर केसेस बनवाए या दूसरे के केसेस बनवाए? ये जो दूसरे बैठे हैं ना, जिनके बाल ही नहीं खराब होते। शहजाद अकबर साहब, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये सब नैब से एकदम नाराज क्यों हो गए हैं? देखिए, एकदम नहीं हुए, ये टाइम वाइज हुए। जब नैब ने एक के खिलाफ केस खोले तो वो साहब नाराज हो गए। जब देखिए, जो सबसे पहले शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं, जो नैब का हालिया इदारा है, ये एहतसाब ब्यूरो का प्रीडेसेसर है, जो कि ये नवाज शरीफ साहब के 97 के दौर में बना था। ठीक है। और उसके बाद अब जब नैब काम कर रहा है तो अभी जरदारी साहब भी उसके गुण गाते हैं, इतने उसके खिलाफ तो है नहीं। तो ये एक कॉन्टेक्चुअल है कि अगर आपके खिलाफ केसेस बनेंगे, आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी तो मर मर के जो नैब एक मरा हुआ हाथी था, उसके अंदर जान आई है। कुछ वो केसेस खुले हैं, कुछ आशियाना की फाइल्स खुली हैं, तो फौरन ये देखिए कि वो आपने पूरी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी। तो आप एग्री करें कि बड़े अरसे तक एक लल का पीरियड रहा है और नए चेयरमैन के आने के बाद से कुछ एक्टिविटी शुरू हुई है? जी, कुछ एक्टिविटी शुरू हुई है, लेकिन उसमें भी उनके पास इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बजट नहीं है, ऑफिसर्स नहीं है, प्रोसिक्यूटर्स नहीं है। उनके सामने एक बहुत टॉल ऑर्डर है। क्या सिलेक्टिव है नैब? क्योंकि ये बात अगर PMLN को लगेगा सिर्फ उनसे बात हो रही है, किसी और इदारे से बात नहीं हो रही, वो कहते हैं जजेस और जनरल्स का भी एहतसाब हो, तो फिर सिलेक्टिव नजर आता है? जनरल का जो हाजिर जजेस और जनरल हैं वो नैब के कानून से बाहर हैं, क्योंकि दोनों इदारों का अपना एक एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। लेकिन अगर कोई जनरल पब्लिक सर्विस में काम करता रहा है और उसने कोई करप्शन की है तो वो आता है। अभी आपके सामने केसेस हैं जिसमें ECL के ऊपर नाम भी डलवा दिया गया है। उसका मैंने जिक्र किया शुरू में, अगेन वो 15 साल पुराना तकरीबन मामला है। अब क्यों उसके ऊपर कार्रवाई होनी शुरू? इसमें थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है ना, कि देखिए, एक तो अब क्यों शुरू हुई है, इसलिए कि पिछले तकरीबन 8 से 10 साल नैब बिल्कुल सोता रहा है हर मामले पे, चाहे हुकूमत हो या चाहे अपोजिशन हो। बीच में थोड़ी सी आर्म ट्विस्टिंग के लिए मेरे ख्याल में नैब इस्तेमाल किया गया था, जब ये शर्जील मेमन वाले और डॉक्टर आसिम वाले केसेस चले थे। लेकिन इसके बगैर नैब ने कुछ खास काम नहीं किया। नए जो चेयरमैन आए हैं, इनके होते हुए नैब के अंदर कुछ जान आई है, कुछ अवेकनिंग आई है,
क्योंकि इन्होंने अपना जो ट्रस्ट है वो बहाल करना है। पनामा की जजमेंट के अंदर साफ कह दिया गया है नैब के ऊपर कोई एतबार नहीं है। तो उस वजह से अब अगर जो नई लीडरशिप आई है उसके अंदर वो कुछ केसेस खोल रहे हैं। उसमें देखिए ये नहीं हुआ कि सिर्फ नून के केसेस खुले हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ वो हेलीकॉप्टर की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन उनका जो कॉन्टेक्ट है वो अलग है। वो तो कहते हैं जी कि ठीक है इन्वेस्टिगेशन करें आप, जो हमारे खिलाफ जो अलीम खान साहब आज नाराज थे नैब से। जी बेशक नाराज हूँ। अब देखिए अगर ये होगा कि जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खुली होंगे वो नाराज होंगे तो इदारा इन्वेस्टिगेशन बंद कर देंगे, तो बड़ी असल कोशिश यही है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए। हमारे साथ डॉक्टर आसिफ बाजवा भी मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। डॉक्टर आसिफ, नून लीग का तो खाली मामला नहीं है नैब में, और अभी शहजाद अकबर साहब ने कहा कि अल्लाह अल्लाह करके तो कुछ करने लगा नैब, तो फिर क्यों तकलीफ है पीएमएलएन को? देखिए गुजारिश ये है कि बिल्कुल मुस्लिम लीग नून को कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई उनके खिलाफ कोई पर्सनल ग्रीवेंसेस नहीं है। ये चूंकि नैब एक इदारा है, और आज से अगर आप सोचें, अगर आप देखें, आपकी बड़ी गहरी नजर है ऐसे मामला पे, क्या हुकूमत सिंध ने या हुकूमत KPK ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या हुकूमत पंजाब ने या बलोचिस्तान में, क्या आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप ने या कभी किसी पॉलिटिकल लोगों ने, MNA ने, MPs ने, सेनेटर ने या किसी और शख्स ने क्या आज तक नैब के किरदार को सराहा है या कभी उन्होंने अप्रिशिएट किया है? कतई नहीं किया, इसलिए कि नैब एक ऐसा इदारा है जिसने कभी भी मेरिट पे बात नहीं की, कभी भी मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन नहीं की। और ऐसे लोग भी मौजूद हैं पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पे सारी दुनिया कहती थी कि ये 10% है, फिर ये कहते रहे ये 100% है, लेकिन नैब ने उनको 6, 7, 8, 10 साल तक बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहते हैं 11 साल तक आसफ अली जरदारी को उन्होंने वहां पे रखा। तो क्या निकाला उन्होंने? इसके अलावा डॉक्टर आसिम के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन थी, अरबों रुपए बरामद भी हुए, और उनके खिलाफ एलिगेशन था कि जी वो जो टेररिस्ट है उनको सपोर्ट करते रहे। इसलिए आप चाहते हैं कि अब नैब को बंद कर दिया जाए? क्या किया जाए? हम ये नहीं कोई पूछे ना, कोई सवाल मैं जरा बात करूं। ठीक है, मैं आप कमिटी जो है अक्रॉस दी बोर्ड काम करे। सर अक्रॉस दी बोर्ड तो मैं उस वक्त से केसेस गिनवा रही हूँ। रिटायर्ड जनरल्स को नैब पूछ रहा है, पीपल्स पार्टी को पूछ चुका, PTI को पूछ चुका, PMLN को पूछा, आप किसको और पूछे? वो मुझे पूछ ले सवाल सर आकर। अगर इन्होंने किसी भी करप्ट ऑफिसर को पूछा है तो हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है कि पहले आप इन्वेस्टिगेट चीमा को ना पूछें, बाकी जिसको मर्जी पूछ लें। ये कहते हैं जरूर पूछे, हम कहते हैं आप ये बात कर दे, आप चीमा का हमें क्या है? इसके पास तो चीफ मिनिस्टर पंजाब, वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 2 दफा भेज हुए हैं। क्या हमने कोई इतराज किया है? ओके, लेट मी ब्रिंग इन जनरल साहब है। जनरल साहब, आहद चीमा का केस आता है, एक करारदाद जती है पंजाब असेंबली में, सिंध में भी आई थी। वो उस वक्त गवर्नर साहब ने, जो कि PMLN के, उसको वीटो कर दिया। वहां पे डॉक्टर आसिम इतने इंपॉर्टेंट थे। ये इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत कैसे हैं? देखिए यही अलमिया है। एक्चुअली जो नैब पे बहुत एतराज आता रहा है वो नैब के गलत इस्तेमाल पे या नैब के बिल्कुल बेकार हो जाने पे था। जनरल मुशर्रफ के वक्त में नैब को पॉलिटिकल पार्टीज की वफादारियां, पॉलिटिशियंस की वफादारियां बदलने के लिए इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल मुझे भी इतराज था, सबको होना चाहिए था, क्योंकि उसका ये काम नहीं था। फिर जब से ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं तो इन लोगों ने अपनी मर्जी के चेयरमैन, जो कि ये बड़ा मुत्तफिक का फैसला करके लगाते थे, उन्होंने दमड़ी का काम नहीं किया। वो लोग जो थे वो इनको बेल आउट करने के चक्करों में लगे रहे। नतीजा ये कि नैब पे सबको शिकायत थी। अगर वो पीपल्स पार्टी के आदमी को बेल आउट करते थे तो नून लीग वाले कहते थे, नून लीग के लोगों को किसी ने हाथ डाला तो वो कहते थे जी इनके नाखून काट देंगे। तो हमें नैब पे एतराज ये था। आज नैब जो है वो फाल हुआ है, तो मेरा ख्याल फाल होने पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। ये तो आप उन्होंने काम करना शुरू किया है। अब चीज ये है कि आहद चीमा के केस में अगर आहद चीमा को एक ब्यूरोक्रेट ही तस्वर किया जाता और वो अपना केस लड़ता वहां पे, तो वो बात तो समझ में आती थी। लेकिन जब पूरी पंजाब गवर्नमेंट खड़ी हो गई और अब पंजाब के सूबे में आपने बगावत करवा दी
इन ब्यूरोक्रेट्स के जरिए। तो ये तो बड़ा घनौना काम किया। रियासत का काम था मदद करनी नैब की, कि वो अगर रियासत का पैसा शक है कि किसी के पास है, इल्जाम है, तो रियासत मदद करे ताकि वो इल्जाम साबित हो और उससे पैसा निकलवाया जाए। यहाँ तो हुकूमत रियासत के खिलाफ खड़ी हो गई। तो ये तो इन्होंने साबित कर दिया। उससे ये इंप्रेशन बड़ा मजबूत हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट इस करप्शन में शामिल है। अगर पंजाब गवर्नमेंट की अपनी गर्दन इसमें शामिल नहीं थी तो उनको कोई जरूरत नहीं थी कि चीमा एक इंडिविजुअल जिसने सरकार का पैसा अगर खाया है तो हुकूमत उसके लिए यह दिफा करती फिरे। ये मैं समझता हूं कि इन्होंने बड़ी ज्यादती की है। ये अदारों को बर्बाद करने वाले लोग हैं जो बिल्कुल इनका तकद्दस, इनकी एफिशिएंसी, हर चीज के ऊपर हमलावर हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमले किए थे सुप्रीम कोर्ट पे। ये मांगते हैं कि हर जगह पे जज इनको मिले, जज मिले जस्टिस कयूम जैसे, और अदारों में काम करने वाले हों जफर हिजाजी जैसे। ये हों तो अदारे ठीक है, अगर वो कौम के लिए काम करें, मुल्क के लिए काम करें, तो वो सबसे बुरे हैं। इतना अरसा ये चुप रहे इसलिए कि इनके हरकारे वहां बैठे हुए थे। सर मामला नैब तक नहीं है, जजेस तक शुरू मामला जजेस के खिलाफ बात करने से हुआ था। इमरान इस्माइल साहब, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, आज न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है और लिखा ये है मोहम्मद हनीफ साहब ने, एंड आई एम श्योर कि हर कोई जानता है मोहम्मद हनीफ साहब को, बीबीसी से मुंसलिक रह चुके हैं। उन्होंने भी तनकीद की है जजेस पे। वो कहते हैं बट जजेस हु प्ले सेवियर्स आर अ डेंजरस थिंग इन दिस कंट्री। व्हेन एन आर्मी जनरल टेक्स ओवर पाकिस्तान, द फर्स्ट थिंग ही डज इज आस्क जजेस टू टेक देयर ओथ ऑफ ऑफिस अगेन. They usually oblige. Then they interpret the constitution to justify a dictator's claim to power. If they can't find a basis for that in the law books, they invent it. The Supreme Court famously created the doctrine of necessity in 1954 to justify Pakistan's first application of martial law. And आगे भी वो यही केस लड़ रहे हैं कि सिलेक्टिव है शायद ये अकाउंटेबिलिटी, नवाज शरीफ सेंट्रिक है। नैब के ऊपर भी ये इल्जाम लग रहा है, तमाम इदारों के ऊपर अब यही इल्जाम लगेगा। इमरान इस्माइल साहब, देखिए फरिया, कोई भी कैन नॉट endorse PCO judges, cannot endorse जो डिक्टेटरशिप में हुआ। तो यहाँ आप नवाज शरीफ साहब की बात को ऐसे एग्री कर रहे हैं आप, यहाँ तक PCO जजेस की बात? मैं तो ये इस बात से कौन एग्री नहीं करेगा, ये नवाज शरीफ की बात नहीं है। हर आदमी ये बात मानता है कि डिक्टेटरशिप में जो जजेस ने PCO के हलफ उठाया वो ठीक नहीं था, वो करेक्ट इट वाज नॉट अ करेक्ट थिंग टू डू। प्रॉब्लम ये हुआ कि जब डिक्टेटरशिप आती है और जब डंडे का जोर आता है तो उस वक्त हमारे जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो हमारे हुक्मरान होते हैं, वो तो माफीनामा लिख के भाग जाते हैं रातों रात, और जजेस को गालियां दे रहे होते हैं कि जी आपने PCO पे हलफ उठाया। वो भी तो प्रेशर में होगा ना। मैं उसकी आई एम नॉट एडवोकेटिंग हिज एक्ट, लेकिन वो भी तो प्रेशर में होगा, उसको भी तो डंडा हुआ होगा, वो भी तो डिक्टेटरशिप के नीचे दब के कर रहा होगा कि उसने अपनी मर्जी से कम करना चाहिए। और फिर PCO में होता क्या है कि जो डिक्टेटर कहता है वही आपका लॉ बन जाता है, लॉ ऑफ द डे, उसकी जो मर्जी हो उसको करा ले, वो सारा कुछ चलता रहता है मामला। लेकिन डिक्टेटरशिप को कौन इंडोर्स करता है पाकिस्तान में? हम तो अपोज करते हैं डिक्टेटरशिप को, हम सपोर्ट नहीं करते डिक्टेटरशिप को, लेकिन यहाँ मामला ऐसे हो जाते हैं कि जब जमहूरियत में ऐसी चीजें हो जाएं जो डिक्टेटरशिप से ज्यादा हुआ है, अगर एक ब्यूरोक्रेट को आया जाता है तो पूरी की पूरी पंजाब गवर्नमेंट हिल जाती है, और वो इतना चीज चिल्ला कर रहे हैं कि वैसे ही पता लग रहा है कि चोर की दाढ़ी में दिखता है, वैसे पता लग रहा है कि साहब ये आज चीमा जो है इसके पास इस तोते में जान है शहबाज शरीफ की। उसके बाद जो दूसरे लोगों को उठाया जाता है, जो कैपिटल इंजीनियरिंग का CEO था सुभान, फैसल सुभान, उसको उठाया गया। फैसल सुभान गायब हो जाता है दुनिया में से, बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि डज ही एग्जिस्ट और ही डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट क्लेम करती है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो कैरेक्टर फिक्टिशियस है। फिर उसका सबूत आ जाता है कि नहीं जी फिक्टिशियस नहीं है, इसी के थ्रू आपने इम्प्लीमेंट कराई है, वो गायब हो जाता है। फिर आपका आप एक बॉक्सर गायब हो जाता है। ये तो डिक्टेटरशिप से भी हमने नहीं देखा ये। इसको कहाँ कंपेयर करें? दिस democracy is a sham democracy. It is not true democracy. If I'll ask Dr. Asif, जो आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल लिखा है वो तकरीबन वही मौक़िफ़ है जो PMLN का मौक़िफ़ है, मगर उसका एक बड़ा हिस्सा ये है कि मुशर्रफ का ट्रायल क्यों नहीं हुआ, उसका एक बड़ा हिस्सा ये है कि भुट्टो को फांसी क्यों दी गई। PMLN ने क्या किया था इस मामले को आगे ले जाने के लिए? PMLN ने क्या किया था कि भुट्टो साहब को, अगर आप समझते हैं कि जुडिशल मर्डर था, तो उसके सद्देबाब के लिए PMLN ने क्या खिदमत है? देखिए मैडम, बात ये है कि हम किसी दूसरे के मैटर में हम टांग नहीं अड़ा सकते।
ये तो काम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इनकी उसके बाद 3 दफा गवर्नमेंट आई और चौथी दफा इनकी ये सदर भी रहे पाकिस्तान के जनाब जरदारी साहब। तो मैं गुजारिश करता हूं इनकी क्या अफेक्ट है, ये क्वेश्चन उनसे बनता है। लेकिन आज भी इनका नारा है कि ये बीबी हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। फिर भुट्टो के लिए कहते हैं भुट्टो हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। इन्होंने ये आज तक बट डॉक्टर आसिफ, ये तो एक फाइन लाइन है कि इन्हीं अदालतों से या इसी सिस्टम में पुराने जमाने में अगर जुडिशियल मर्डर हुआ, इन्हीं अदालतों के कहने पे अगर उनके वजीर आजम घर गए तो उन्होंने नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला, वो चले गए घर। क्यों निकाला की कैंपेन तो आप निकाल रहे हैं ना। उन्होंने हाँ देखिए बात आज ये जो बात करते हैं अदलिया की, आज ये जो बात करते हैं, इन्होंने नहीं कहा, इमरान खान ने नहीं कहा कि अदलिया का जो अदलिया में इलेक्शन 2003 में 2013 में शर्मनाक किरदार था। उसके बाद इन्हीं चीफ जस्टिस साहब को, ये जो मौजूदा है साकिब निसार साहब को, इनके मुतल्लिक इन्होंने कहा जनाब इमरान खान साहब ने कि जज साहब आप कितने पे बिके, आप इस बात पे बिक गए कि आपने अपने बेटे को बलूचिस्तान में एक नौकरी दिलवा दी, एक ट्रांसफर करवा ली। ये भी इन्होंने कहा। फिर इसके बाद तो आज आप इमरान खान से एग्री कर रहे हैं कि आप उनकी मजम्मत करते हैं? बात ये नहीं है। हाँ। बात ये है कि जब किसी को जो कोई बीमार होगा वो दवाई लेगा। अगर आज क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फकार अली भुट्टो को हैंग नहीं किया, 302 में सजा नहीं दी, और क्या इन्होंने उनको कायदे मोहतरम नहीं कहते? ओके, आई थिंक इमरान इस्माइल वांट्स टू कमेंट ऑन दैट। जी नहीं कहते। ओके, ठीक है डॉक्टर साहब, लेट्स लिसन टू इमरान इस्माइल। जी इमरान इस्माइल साहब, सुप्रीम कोर्ट ये वही बात आ रही है कि डिक्टेटरशिप में कोर्ट परफॉर्म कर रहे थे, उनसे अपने आप को कंपेयर कमरे में नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे जो जुल्फकार अली भुट्टो के साथ हुआ वो डिक्टेटरशिप के अंदर कोर्स परफॉर्म कर रहे थे। जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वो उस वक्त डिक्टेटरशिप के परफॉर्म कर रहे थे। अब जो नवाज शरीफ के साथ हो रहा है अपनी हुकूमत में जमहूरियत के अंदर हो रहा है। और ये सिर्फ इससे भाग रहे हैं कि इनकी जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो इनकी बादशाहत है, उसमें नवाज शरीफ एंड फैमिली से आप सवाल नहीं पूछ सकते। उनसे आप सवाल पूछें तो जमहूरियत को खतरा है। ये वो लोग हैं जिनको जब मौका मिला परवेज मुशर्रफ का ट्रायल करने का, तो काली पट्टी हाथ में बांध के उसी से ओट लेके हलफ लेके इन्होंने गुजरा अपने खड़े के फederal गवर्नमेंट में। क्योंकि इन्होंने ऐसी कौन सी जरूरत पड़ रही थी? कहते हैं लानत बेचते हम नहीं करते डिक्टेटर के नीचे काम, पहुंच गए वहाँ पे। अभी मौका फिर मिलेगा तो मेरी बात सुनिए मैडम, मुझे एक क्वेश्चन है मेरा। जी डॉक्टर साहब करें क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने कहा कि उस वक्त एक डिक्टेटर की हुकूमत थी। इसका मतलब ये है कि डिक्टेटर ने या डिक्टेटर के वक्त ये जो जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस हैं, इनको हक हासिल है कि गैर कानूनी काम कर सके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम उठा सके। और किसी भी डिक्टेटर के मैंने ये कब कहा? मैं आपसे कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेंड हो जाता है। और आज जैसे अगर जमहूरियत को माफीनामा लिख के डिक्टेटर से हाथ पैर जोड़ के मुझसे बाहर बात करते हैं, और जज का मतलब ये कह रहे हैं कि वो भी तो इंसान है, उनके ऊपर जब प्रेशर आता है तो वो भी और जब कौन सपोर्ट कर सकता है पाकिस्तान के मुताबिक फैसला करते हैं। डॉक्टर साहब उनकी बात सुन लेते तो आप उस पर कमेंट करते। ओके, मुझे ब्रेक लेने दे। विल बी राइट बैक। कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले सवाल ये था कि कौन सा इदारा किस वक्त में कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज हुआ। जनरल साहब, इदारों को मजबूत करने के लिए क्या हम कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन बना दें? ये माजी के मामला कब तक आते रहेंगे आगे रुकावट डालने के लिए? मिसट्रस्ट तो है। देखें, आपने न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल का जिक्र किया। जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर के अखबारों में लिखते हैं, गार्डियन में लिखते हैं, इधर न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सारे लिखते इस अंदाज से हैं कि बाहर पाकिस्तान की जागसाई हो, उनकी पाकिस्तान की तजलील हो। ये शर्मनाक काम है। इन्होंने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान में आज जमहूरियत मजबूत हुई, नवाज शरीफ साहब को घर भेजा गया तो बड़ा आराम से एक नया वजीर आजम उसी पार्टी का, उसी की गवर्नमेंट है और वो मौजूद है और हमारे एक ट्रांजिशन हुई है। जो पुराने किस्से हैं वो थे जब डिक्टेटर्स हुकूमतों में थे और वो अपनी मर्जी के फैसले करवाते थे। लेकिन ये चीजें जो है ये सिविल दौर में भी हुई हैं। जस्टिस कयूम वाली टेप तो पब्लिक है, जिससे नजर आता है कि इन लोगों ने भी यही कुछ काम किए हैं।
तो असल चीज ये है कि आज जो निजाम चल रहा है हमने इसको बेहतर करना है, इसके लिए सोचना है और इन लोगों के शिकंजे से इस निजाम की जान छुड़ानी है जो इसको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है। अब